Namaste everyone. Hope all of you are well. Till the previous lecture, we have completed alkane, alkene, alkynes, the main things of hydrocarbons. Hydrocarbons में जो भी important था, especially about alkanes, alkanes क्या है, उसके nomenclature कैसे हैं, उसके isomerism कितने types के हैं, उसके बाद उसके preparations के कौन कौन से method हैं, उनकी physical properties, केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके यूजेस, ये सारा हम लोगों ने अल्केन्स में देखा था। उसी तरीके से हमने अल्कीन्स में भी देखा कि अल्कीन्स का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, उसके आइसोमेरिज्म कितने टाइप्स के होंगे, अल्कीन्स के प्रिपरेशंस के मेथड कितने टाइप्स के होंगे, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या सब होंगे और उनके यूजेस क्या होंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने अल्काइंस का जो केमिकल प्रॉपर्टीज देखा, तो अल्काइंस का भी उसी तरीके से कैसे उसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर होगा, उसके आइसोमेरिज्म कितने टाइप्स के होंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो लास्ट था, मुझे याद है मैंने तुम लोगों को पॉलीमराइजेशन के बारे में बताया था। अल्कीन्स का पॉलीमराइजेशन, ये दो तरीके से पॉलीमराइजेशन करते हैं, एक लीनियर पॉलीमराइजेशन और दूसरा जो है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। लीनियर पॉलीमराइजेशन और दूसरा जो होता है वो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो लीनियर पॉलीमराइजेशन कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम लोग कोई भी अल्काइन ग्रुप, जैसे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, अब जब हम इस अल्काइन ग्रुप को दूसरे कार्बन के साथ अटैच करेंगे तो ये पाई बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कार्बन रहेगा, इधर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे सिंगल, फिर यहाँ पे डबल, फिर यहाँ पे सिंगल, फिर यहाँ पे डबल। इस तरीके से आपका अल्काइन ग्रुप जो है वो शिफ्ट होते जाएगा। मतलब यहाँ पर तुम लोगों को ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब ये जो तीन बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड है, वो भी ट्रिपल बॉन्ड ही है, बस जाके शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ पर इस टाइप का जो तुम्हारा लीनियर पॉलीमराइजेशन होगा अल्कीन्स को, जब इस n नंबर ऑफ अल्कीन्स को तुम पॉलीमराइज करोगे, n नंबर ऑफ अल्कीन्स को जब तुम पॉलीमराइजेशन करोगे, पॉलीमराइज करोगे, तो तुम्हें ये जो है इसी तरीके से, मतलब अल्कीन्स ही रहेंगे, याद रखना बच्चों, भूलना मत, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा ही रहेगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 ही रहेंगे, ये आप लोगों को याद रखना है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे आपने एक डबल बॉन्ड हमारा यहाँ हो गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड बराबर, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से जो है हमारा बॉन्ड बनते जाएगा। और ये जो स्ट्रक्चर होगा तुम्हारा, ये स्ट्रक्चर जो है इस स्ट्रक्चर में एन हो जाएगा। तो ये हमारा लीनियर पॉलीमराइजेशन था कि आगे जब अल्काइंस को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे मतलब पॉलीमराइज किया जाता है, तो जैसे हम लोगों ने इथीन में देखा था, इथीन को पॉलीमराइज किया था तो पॉलीथीन, और उसमें मैंने बताया था कि पॉलीथीन को ज़्यादा दिन चबाने से कैंसर भी होता है। तो ये सारी चीज़ें भी अल्काइंस में ऑब्वियस होता है कि अल्काइंस को जब तुम पॉलीमराइज करोगे तो इस तरीके से तुम लोगों को पॉलीमराइजेशन होगा। ये हमारा लीनियर पॉलीमराइजेशन है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में वो है तुम्हारा साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। जैसे मान लो अल्काइन ग्रुप है, 3 मॉलिक्यूल्स अल्काइन ग्रुप का हम लोग लेते हैं, 1 2 और यहाँ पर जो है तुम्हारा 3rd, ठीक है। तो ये जो तीनों अल्काइन ग्रुप है, 3 मॉलिक्यूल्स अल्काइन ग्रुप को जब तुम रेड हॉट आयरन ट्यूब से जब तुम 873 केल्विन टेम्परेचर पर पास करोगे, तो इनके जो ये पाई बॉन्ड्स है, ये पाई बॉन्ड्स तुम्हारा यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा। तो ये जो तुमको स्ट्रक्चर देगा वो इस तरीके के स्ट्रक्चर देंगे जिसको हम लोग बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजीन। और जब तुम इसका स्ट्रक्चर देखोगे, आइसोमराइजेशन करोगे, तो तुम्हें इस तरीके का स्ट्रक्चर देगा। मतलब यहाँ पर तुमको इलेक्ट्रॉन्स के डॉट डॉट्स दिखाएंगे। तो मैं जो ये कह रहा हूँ, ये जो स्ट्रक्चर जो मैंने तुमको दिखाया है, ये स्ट्रक्चर पे थोड़ा ज़्यादा तुम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर ये साइक्लिक
पॉलीमराइजेशंस में क्या होता है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशंस में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइन मॉलिक्यूल को हम लोग लेंगे, उसको रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करेंगे 873 केल्विन पर, तो इनके जो वीक पाई बॉन्ड्स है वो ट्रांसफर होकर के आपस में ये एक बेंजीन का स्ट्रक्चर करेंगे, जिसमें यही रीजन है कि ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है इट इज अ गुड कंडक्टर। याद रखना बच्चों, ये क्या है, गुड कंडक्टर है। इसका यूजेस बैटरी में जो इलेक्ट्रोड्स होता है वो यही चीज है। याद रखना बच्चों, what are the uses of cyclic polymerizations of alkyne? It is being used in the battery electrodes. So because it is a good conductor, why it is a good conductor? As I have shown you here, 3 molecules of alkyne is been passed at 873 Kelvin temperature through red hot iron tube. It gives you the structure of benzene, and here the pi electrons moves, which shows that it is a good conductor of electricity. तो ये सारा अभी तक हमने अल्कीन, अल्काइन और अल्केन के बारे में अभी तक जितना भी तुमने पढ़ा ये सब कुछ था अल्कीन, अल्काइन और अल्केन के बारे में। अब जो है हमारा एक न्यू टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है, बस एक और है। देखो हाइड्रोकार्बन्स में तुम लोगों को मैंने कहा था जनरली यही 3 चीज पढ़ना है, तो मेनली हाइड्रोकार्बन्स में जो हम लोगों को पढ़ना था वो था अल्केन, अल्कीन और अल्काइन्स, राइट। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन्स, जनरली हम लोगों को यही तीनों चीज पढ़ना था, जिसमें हमने देखा भी इसका जो जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2, इसका CnH2n और लास्ट वाले का CnH2n-, राइट, इतना हमने देखा भी था। और इसके बाद जो मेन थिंग था जो हमने देखा था वो थे इसके नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर, हर एक में हमने ये चीज देखा था। उसके बाद हमने देखा था आइसोमेरिज्म या आइसोमेराइजेशन से आइसोमेरिज्म कहो, कितने आइसोमर्स होंगे इसके, आइसोमर्स लिखा है, आइसोमर्स शॉर्ट। उसके बाद हम लोगों ने जो देखा था वो था प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन के बाद हमने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज और फाइनली हम लोगों ने देखा था केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, कितनी चीजें हम लोगों ने तीनों में पढ़ा है, क्या सब पढ़ा है, तो याद रखना बच्चों, प्रिपरेशन मेथड अल्केन के कौन-कौन से, अल्कीन के कौन-कौन से, ये सारा मेथड आप लोगों को अगर फ्लो चार्ट डायग्राम पढ़ाओगे तो अभी तुम लोगों ने बस यही चीजें सेम इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, मतलब सब कुछ यही चीजें तुमने अल्केन, अल्कीन और अब जो न्यू चीज पढ़ने जा रहे हो, अभी तुमने देखा था कि तुम्हें अल्काइन से एक स्ट्रक्चर मिला था, दैट वाज अ बेंजीन स्ट्रक्चर। याद करो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोगों ने 2 पार्ट में बांटा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था एक असाइक्लिक और दूसरा साइक्लिक, रिंग फॉर्म। तो साइक्लिक में हम लोगों ने भी पढ़ा था एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक, और एरोमेटिक में हमने पढ़ा था बेंजेनॉइड एंड नॉन बेंजेनॉइड। तो अभी का जो मेन टॉपिक है वो है हमारा बेंजीन। बेंजीन में याद रखना जिसको हम लोग एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या एरोमेटिक कंपाउंड सीधा सीधी समझो। ये एरोमेटिक, ये वर्ड कहां से आता है, ये एरोमा जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है एरोमा। याद रखना एरोमा क्या है, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस का मतलब सुगंध, स्मेल, खुशबू, तो ये एरोमा। तो जितना भी तुम लोग फ्रेग्रेंस वाली चीजें देखते हो सबके अंदर में एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है इसके कौन-कौन से स्ट्रक्चर जनरली जो बनते हैं वो बेंजेनॉइड कंपाउंड से बनते हैं। याद रखना बच्चों, बेंजीन वाला जितना भी कंपाउंड होगा उस कंपाउंड को बेंजेनॉइड कंपाउंड्स कहेंगे। बेंजीन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड होंगे वो सब बेंजेनॉइड कंपाउंड, और जिसमें बेंजेनॉइड कंपाउंड का मतलब क्या होगा, ये बेंजीन वाला स्ट्रक्चर जिसमें C6H6 देख लो, यहाँ पर दिख रहा है तुमको बेंजेनॉइड का स्ट्रक्चर। इसमें एक बेंजीन, अगर 2 बेंजीन को तुम अटैच कर दो तो इसका नाम हो जाएगा नेप्थालेन। याद है तुमको, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा भी था, अगर याद होगा तुम लोगों को तो। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा ये हो गया बेंजीन, ये तुम्हारा हो गया नेप्थालीन, और तीसरा जो है हमारा वो है एंथ्रासीन। ये सब बेंजीन के कंपाउंड्स है, इसलिए इसको कहा जाता है बेंजेनॉइड कंपाउंड्स।
याद रखना क्या कहा जाता है, बेंजेनॉइड कंपाउंड्स, जिसमें तुम लोगों को ध्यान यही रखना है कि ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में जो कंपाउंड्स है बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड्स है, इसीलिए इसके नेम बेंजीन। तो इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। अब तुम लोगों को पता होगा ये सबसे पहले माइकल फैराडे साहब ने 1825 में सबसे पहला स्ट्रक्चर बनाया था बेंजीन, जिसमें उन्होंने बेंजीन की स्टेबिलिटी के बारे में वो कहना भूल गए थे, जिस कारण से कि आखिर इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या होगा, नहीं होगा, इस सब के बारे में सबसे पहले बेंजीन क्या है, बेंजीन जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स है ऑर्गेनिक के, उसके बारे में कहने वाले साहब थे माइकल फैराडे। याद रखना इन्होंने 1825 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था बेंजीन। सबसे पहले इन्होंने कहा था कि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हमारे ऑगस्ट केकुले साहब, केकुला उनका केकुले स्ट्रक्चर्स कहा जाता है, MA केकुले या फिर सीधे केकुले समझो। केकुले साहब ने 1860 में बोला कि सर बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है सही है इस तरीके से, लेकिन उन्होंने कहा कि सिंस ऐसा भी तो हो सकता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैसे भाई, कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का तो मूवमेंट होते रहे, तो केकुले ने ये स्ट्रक्चर दिया था 1860। तो इसके पीछे बहुत बड़ा विवाद हुआ था कि सर केकुले जो आप जो स्ट्रक्चर दे रहे हो सर, तो यहाँ पर सबसे पहले इसके जो आइसोमर्स होंगे उसके बारे में केकुले साहब ने बताना था। जो बॉन्ड लेंथ है, तुम लोगों को याद है मैंने अल्काइन में शायद तुम लोगों को बताया था, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो 154 पिकोमीटर, अगर याद हुआ तुम लोग, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होगा 133 पिकोमीटर, और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा 120 पिकोमीटर, राइट। लेकिन यहाँ पर तुम जो देख रहे हो, एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और दूसरा अल्टरनेट वाला जो है वो डबल बॉन्ड है, तो तुम्हारे हिसाब से इसको 154 होना चाहिए था और इसको 133 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, वीक इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव होते रहते हैं, तो मूव होने के कारण इनका एक और स्ट्रक्चर जो है, अभी जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है तुम देखना, यहाँ पर हम लोग ऐसे एक रिंग बना देते हैं। ये रिंग का मतलब जानते हैं आप? ये रिंग का मतलब हो गया यही जो आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रांसफर होकर के आपका इस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है? पाई इलेक्ट्रॉन वीक इलेक्ट्रॉन है, और वीक इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक वाला पार्ट रोल प्ले करता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स का विथड्रॉइंग या शिफ्टिंग होता है। तो शिफ्टिंग होने के साथ ये प्रक्रिया कंटिन्यूअसली चलती रहती है, और यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को भी आप एक अच्छे स्ट्रक्चर्स में बना सकते हैं कि ये बेंजीन के अंदर में आप इलेक्ट्रॉन्स के डॉट 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 दिखा सकते हो। तो ये जो स्ट्रक्चर डॉट दिखा रहे हो, इससे ये मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यहाँ पर। तो केकुले साहब ने ये सारी चीजें नहीं बताया था, उन्होंने इवन इसके आइसोमर्स के बारे में भी नहीं बताया था। बेंजीन में मैं आप लोगों को एक और चीज बता देना चाहता हूँ कि बेंजीन जो है, जैसे सपोज करो ये पोजीशंस को ऑर्थो पोजीशन कहा जाता है, और इस पोजीशन को भी ऑर्थो पोजीशन, याद रखना, इसको भी ऑर्थो और इसको भी। इस पोजीशंस को मेटा पोजीशंस कहा जाता है, इसको भी मेटा पोजीशन, और इसको और इसको पैरा पोजीशंस कहा जाता है। ये पोजीशंस है बेंजीन के, याद रखना बेंजीन का ये क्या है? पोजीशंस है, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन, जिसमें हम लोग जनरली इसको मेन बोलते हैं। ये जो है हमारा ये मेन, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, वापस आके वन। यहाँ पर अगर तुम कोई बेंजीन के ऊपर में कोई भी ग्रुप डाल देते हो तो जनरली हम लोग बेंजीन से डिनोट करते हैं कि इसका नाम, कोई पूछेगा कि सर इसका नाम क्या है? मिथाइल बेंजीन। अगर इसके ऊपर में तुम ब्रोमीन डाल दोगे, कोई पूछेगा तुमको सर इसका नाम क्या है? तो ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, इस तरह के इनके निकनेम्स भी है। टॉल्यून है, एनिलीन है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक के
जो निकनेम से भी हम लोग को जानना है। और इसके जो ओरिजिनल नेम है जैसे मिथाइल बेंजीन आईयूपीएसी नेम जो होंगे उसके बारे में भी जानना है। तो अभी फिलहाल जो है आपको बस इतना समझना है कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है केकुले में इसके आइसोमेरिज्म के बारे में नहीं बताया। क्या नहीं बताया था कि उन्होंने कहा था कि सर अगर हम 1 क्लोरोबेंजीन जैसे सपोज करो यहाँ पर ये Cl डाल दिया 1 क्लोरो या क्लोरोबेंजीन कहोगे, अगर मान लो यहाँ पर CH3 डाल दिया मैंने तो 1 क्लोरो टॉल्यूइन इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, और ये CH3 वाले जो बेंजीन है उसको टॉल्यूइन कहा जाता है, याद रखना 1 क्लोरो टॉल्यूइन या 1 क्लोरो मिथाइल बेंजीन भी इसको तुम लिख सकते हो 1 क्लोरो मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन तुम्हारा मेन कंपाउंड है तो 1 क्लोरो मिथाइल बेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पर कहा कि सर अगर इसका नाम 1 क्लोरो मिथाइल बेंजीन है तो इसका नाम क्या होगा, किसका भाई, इसका यहाँ पर Cl और यहाँ पे CH3 डाल देंगे तो यहाँ पर फिर कहा कि सर इसका भी नाम तो 1 क्लोरो मिथाइल बेंजीन भी होगा। तो फिर अगर इसका नाम भी मिथाइल बेंजीन है इसका नाम भी 1 क्लोरो मिथाइल बेंजीन है तो फिर दोनों में फर्क क्या। तो आइसोमर्स याद कीजिए, हम लोगों ने अल्केन अल्कीन और अल्काइन तीनों का जब हम लोग आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर फिनिश करते थे तो उसके बाद हम उसके आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ते थे। आइसोमेरिज्म क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो अभी फिलहाल आपको बस इतना समझ लेना है कि केकुले साहब का जो ये स्ट्रक्चर था बेंजीन का उसके फेल होने के मेन रीजंस यही थे। इसलिए बाद में केकुले ने एक्सेप्ट किया कि नहीं ये वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज राइट, ये वाला स्ट्रक्चर देने वाले तो हमारे फैराडे साहब थे जो जिन्होंने 1825 में दे करके उन्होंने कहते भाई बेंजीन से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन सकते हैं। ये एक अलग लेवल का एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर आप सीधे सीधे कह सकते हैं एरोमेटिक केमिस्ट्री, एरोमा केमिस्ट्री जो है ये एक अलग ही लेवल का केमिस्ट्री है। यहाँ पे सारे कंपाउंड्स बेंजीन और नन बेंजीन, मतलब बेंजीन तो होंगे, जैसे मान लो यहाँ पूछा जाएगा कि सर व्हाट इज बेंजेनॉइड एंड नन बेंजेनॉइड, कोई आपको पूछ दे कि सर बेंजेनॉइड तो आपने बता दिया लेकिन नन बेंजेनॉइड, तो नन बेंजेनॉइड में बेटा याद रखना है जिसमें 6 कार्बन ना होकर के 7-8 कार्बन हो जाए, जैसे 2 4 6 2 8 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 ही हो गया बच्चा। 8 करना है हम लोगों को, तो 8 करने के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा मशक्कत कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना है तुम लोगों को। यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4, अब देखो 3 4 5 6 7 8, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा बच्चा इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा नन बेंजेनॉइड। टेट्राहाइड्रोफ्लोरीन का नाम तो तुम लोगों ने सुना ही होगा, जिसमें 6 ना होकर के होगा बेंजीन ही टाइप का, याद रखना। मोर देन डबल बॉन्ड्स होंगे ही लेकिन 6 से ज्यादा कार्बन होंगे तो उसको हम लोग नन बेंजीन रखेंगे। बेंजीन में याद रखना ये स्ट्रक्चर मेन है, इसको तुम 2 कर दो 3 कर दो 4 करो 5 करो 6 करो 7 करो 8 करो, जितने भी स्ट्रक्चर। अभी जैसे हम लोग आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लिखेंगे तो उस समय हम लोग को समझ में आएगा कि बेंजीन का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लिखते समय ओ इसका नाम ये है, ये तो हम लोग बहुत बार सुने थे, अरे वो जो थिनर होता है उसी को टॉल्यूइन कहा जाता है। तब तुम लोगों को याद आएगा रियली आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर और उसके जो कॉमन नेम है वो ज़्यादा पॉपुलर है और जनरली जो हम लोगों को लिखना होता है वो होता है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो बच्चों याद रखना, तुम लोगों के दिमाग में अभी भी एक क्वेश्चन चल रहा होगा सर ने ये तो बता दिया सर ने, लेकिन ये नहीं बताया कि इस बेंजीन में बॉन्ड लेंथ कितना होता है। बच्चों इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग के कारण यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में 139 पिकोमीटर होता है, ना तो 133 ना ही 154, 129 पिकोमीटर इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ बेंजीन बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन एटम। पूछो क्यों? क्योंकि ये पाई बॉन्ड जो है आपको पता है वीक बॉन्ड है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते रहता है, इसीलिए ये इसका अभी का जो मॉडर्न स्ट्रक्चर है दिस इज द मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जिसमें आपको बताना होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं रहते हैं। ओके एवरीवन, इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? बेंजीन में से अगर एक हाइड्रोजन को आप निकाल लेते हैं तो उसको फिनाइल कहा जाता है। जैसे मान लो ये तुम्हारा बेंजीन का एक तरह का समझ लो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है, इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया और एक और इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिया। इसको क्या नाम दोगे पता है तुम लोगों को?
What will be the name of this compound? Can anybody say? डाइफिनाइल। क्या नाम हो जाएगा इसका? बाइफिनाइल। दो फिनाइल ग्रुप होंगे, दो फिनाइल ग्रुप आपस में अटैच है, तो बाइफिनाइल। याद है? तो अब ये सारी चीजें में तुम लोगों को याद क्या सब रखना है, मेन पॉइंट्स क्या सब। केकुले का स्ट्रक्चर क्यों रॉन्ग हुआ? सबसे पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, कौन से पोजीशन को फर्स्ट पोजीशन, कौन से पोजीशन को सेकंड पोजीशन, कौन से पोजीशन को थर्ड पोजीशन, उसको हम लोग जो हमारा बेंजेनॉइड कंपाउंड्स होगा उस बेंजेनॉइड कंपाउंड्स में क्या कहेंगे, किसको ऑर्थो पोजीशन, किसको मेटा पोजीशन, किसको पैरा पोजीशन, जो बॉन्ड लेंथ होगा, कौन कितना बॉन्ड लेंथ होगा कार्बन कार्बन के बीच में। तुम लोग जानते हो सबके सब जो sp हाइब्रिडाइजेशंस होंगे, क्योंकि हर एक कार्बन में यहाँ पर देखिए 6 कार्बन जो है। और एक और चीज तुम लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर बहुत ही साइंटिफिक है, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है 1:1 है। तुम लोगों को पता है कि बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, राइट? और यहाँ पर देख लो जितना कार्बन उतना हाइड्रोजन 1:1। तो ये एक तरीके से कह सकते हो इट इज अ वेरी अनस्टेबल कंपाउंड, वेरी 1:1 भाई आप समझ सकते हो। कार्बन जनरली जो है तुम लोगों को पता है CH4 मीथेन इज स्टेबल, राइट? लेकिन जब एक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन नहीं, अगर मान लो CH2 ग्रुप बन रहा है तो एटलीस्ट 3 नहीं तो कम से कम 2 कार्बन तो होने ही चाहिए। यहाँ पर 1:1 रेशियो में कार्बन और हाइड्रोजन, therefore it is a very unstable compound. Got it? Is there any doubt related here till benzene? Now we'll move towards the IUPAC nomenclature of benzene, and after that we'll move towards the isomers of benzene, right? तो देखिए जब भी आप कुछ सीखते हो ना, तो सीखते समय 2-3 चीजें ध्यान में रखना है। क्या सर? कि जब भी अपने दिमाग में भी अपने तरह से तुम स्ट्रक्चर खुद भी बना सकते हो। जैसे क्लोरोबेंजीन था तो तुम ब्रोमोबेंजीन बना लो, थर्ड पोजीशन फोर्थ पोजीशन पे कुछ और दे दो, ब्रोमो और क्लोरो दे दो, तो तुम 2 क्लोरो ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो। इस तरीके से अपने दिमाग में तुमको क्वेश्चन अराइज करना है कि अगर मैं ऐसा लिख दे रहा हूं तो इसका स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, राइट? तो इस तरीके से तुम लोग कोई भी नेम को इजीली लिख सकते हो। नेम लिखने में कोई उतना ज्यादा बहुत बड़ा झंझट नहीं है। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जिस बच्चे को आ गया समझ लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हीरो है। So IUPAC nomenclature is the main thing in the organic chemistry that has been started from 10th standard and it ends तो कहीं होता ही नहीं है। PhD करो, MSc करो, मास्टर इन केमिकल इंजीनियरिंग करो, जहां भी तुम जाओगे तुम्हारा एंड नहीं होगा। अगर केमिस्ट्री के साथ रिलेशन बनाते हो तो केमिस्ट्री मतलब तुमको लास्ट तक ये तुमको IUPAC नॉमेनक्लेचर साथ देगा। तो नॉमेनक्लेचर सीखना बहुत ही जरूरी होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो अब मैं तुम लोगों को कुछ कंपाउंड्स के नेम दे रहा हूं, आप लोगों को इस कंपाउंड्स के नेम लिखने हैं। ओके? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेंजेनॉइड कंपाउंड्स। ओके? कौन से कंपाउंड्स हम लोग कर रहे हैं? बेंजेनॉइड कंपाउंड्स। अभी हम लोग क्या करेंगे? IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजेनॉइड कंपाउंड्स। ओके? अब सबसे पहला बेंजीन कंपाउंड का नाम बच्चों तुम लोगों को लिखते जाना है, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना अपने नोटबुक में और बताना है कि इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। फर्स्ट कंपाउंड, सेकंड कंपाउंड सेम थिंग। मिथाइल पे अभी फिलहाल मैं वर्क कर रहा हूँ तो तुम लोगों को मैं मिथाइल पे ही ले जाऊंगा। तुम लोगों को खाली नाम लिखते जाना है इस कंपाउंड्स के और उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं क्यों दे रहा हूं तुम लोगों को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है। CH3 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 और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड ये जो स्ट्रक्चर जिस बच्चे को नाम लिखना आ गया समझ लेना बेंजेनॉइड कंपाउंड्स का वो हीरो हो गया। ये चारों स्ट्रक्चर का सबसे पहले तुम लोग नाम लिखो, क्योंकि तुम लोगों को लग रहा होगा सर ने तो सिर्फ बेंजीन के ऊपर में मिथाइल ले दिया, लेकिन इसका नाम क्या होगा वो तुम लोगों को लिखना है। कॉमन नेम भी लिखना है और इसके ओरिजिनल नेम भी लिखना है। जैसे तुम लोगों को मैंने बताया था मिथाइल बेंजीन को हम लोग टॉल्यून कहते हैं, उसी तरह से यहाँ पे 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन को ऑक्सोजाइलीन कहेंगे। समझ में आया? ऑक्सो ऑर्थो मेटा और पैरा जो पोजीशंस था वो तुम लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है। ज़्यादा
हड़बड़ाना नहीं है, एकदम धीरे धीरे शांति से लिखना है। शांति से स्ट्रक्चर्स को बनाओ, शांति से समझने की कोशिश करो। कोई डाउट है तो बताओ। देखो बच्चों, सबसे पहले इसको तुम नाम क्या दोगे? जो यूपीएससी नेम लिख रहे हो तो मिथाइल बेंजीन, राइट? बेंजीन नहीं, मिथाइल बेंजीन। ओके, अब यहाँ पर तुम बोलोगे कि सर अगर हम इसको फर्स्ट पोजीशन, इसको सेकेंड पोजीशन, देन 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन, कैन वी राइट दिस नेम? या इसको जनरली भाषा में टॉल्यून भी कहा जाता है। और ये तुम्हारा याद करो, मैंने बताया था ऑर्थो मेटाइल पैरा पोजीशन, ऑर्थोजाइलिन भी इसको कह सकते हो बच्चों। ओके, अब यहाँ पर क्या नाम दोगे बच्चों? 1 2 3, એટલે 1 2 3 ट्राइमिथाइल बेंजीन। क्या इसका नाम बोल सकते हो इस तरीके से? 1 2 3 ट्राइमिथाइल बेंजीन डेफिनेटली बोल सकते हो। अदरवाइज तुम अगर यहाँ पर करोगे ऑर्थोमेटा, यहाँ पर ऑर्थोमेटा और जो कॉमन नेम है उस चीज को नहीं भूलना। जैसे मतलब CH3 टॉल्यून को दिया, यहाँ पे जाइलिन दिया, यहाँ पे तुमको टॉल्यून में अगर तुमको देना है तो इस तरीके से, अगर इसको टॉल्यून में कन्वर्ट करना है तो ऑर्थोमेटा डाइमिथाइल टॉल्यून भी इसको बोल सकते हो। ये सिर्फ अपना नाम लिखने का तरीका है बच्चों, लेकिन ओरिजिनल थिंग्स जो है ये है IUPAC नॉर्म। ठीक है, अगर मैं बोलूं इसका नाम क्या होगा बच्चों? 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसका 4 बार है मिथाइल ग्रुप तो टेट्रामिथाइल बेंजीन। क्या हो जाएगा बच्चों इसका नाम? 1 2 3 4 टेट्रामिथाइल बेंजीन। समझ में आया आप लोगों को किस तरीके से आप लोगों को लिखना है? ये तो सिर्फ मिथाइल का था। अब तुम लोगों को खुद से अपना दिमाग लगाना है, कहीं पर कुछ भी फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दो और उसका नाम लिखना है तो क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? कोई भी फंक्शनल ग्रुप कहीं भी अटैच कर दो, जनरल नेम तो आ जाएगा ना IUPAC नेम। चलो कॉमन नेम नहीं आता है, नो प्रॉब्लम। कॉमन नेम को याद करने के लिए मैं बता दूंगा एक ट्रिक, तो कॉमन नेम भी याद कर लें। जैसे नफ्थालीन, एंथ्रासीन, जैसे बेंजीन में नंबर बढ़ाते जाओगे तो वो बता दूंगा कॉमन नेम कैसे लिखना है। अभी फिलहाल जो तुमको IUPAC नॉमेनक्लेचर पर ज्यादा फोकस करना है कि अगर बेंजीन ऑयल कंपाउंड्स के IUPAC नॉमेनक्लेचर हम लोग को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? वेरी वेरी इजी, राइट? देखो बच्चों, ये बेंजीन है। अब मैंने यहाँ पर तुमको Br डाल दिया तो इसका नाम क्या लिखोगे तुम लोग? ब्रोमोबेंजीन। बेंजीन नहीं, ब्रोमोबेंजीन। अगर सेम चीज मैंने यहाँ पर Br और यहाँ पे Cl डाल दिया, ऑर्थोक्लोरोब्रोमोबेंजीन, ऑर्थोक्लोरोब्रोमोबेंजीन। आप बोलोगे कि सर यहाँ पर 1 ब्रोमो 2 क्लोरोबेंजीन लिख सकते हैं? डेफिनेटली लिख सकते हो। IUPAC नेम ही लिखना है। ये ब्रोमो फर्स्ट पोजीशन, तो ABCD में B पहले आता है तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरोबेंजीन। बराबर? समझ में आया या नहीं आया बच्चों? अगर मान लो यहाँ पर तुमको मैंने ब्रोमीन डाल दिया, यहाँ पे क्लोरीन डाल दिया, यहाँ पे CH3 डाल दिया, तब क्या लिखोगे बच्चों? इसको तुम दो तरीके से लिख सकते हो। अगर टॉल्यून मानोगे यहाँ पर या बेंजीन मान रहे हो, इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, वापस 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 मिथाइल बेंजीन। इस तरीके से भी तुम लोग लिख सकते हो। और इस पूरे कंपाउंड में टॉल्यून मानोगे तो यहाँ पर 1 और 2 ब्रोमो 1 क्लोरो टॉल्यून भी इसका नाम लिख सकते हो। अगर मैं बोलूं यहाँ पर कि OH ग्रुप डाल दिया, इसको क्या कहोगे? तो जनरली तुम लोगों के दिमाग में आएगा सर इसको बेंजीन का, जनरली बेंजीन है ना, तो बेंजीन में से E को रिमूव कर देते हैं और OL ऐड कर देते हैं क्योंकि अल्कोहल ग्रुप है बेंजीनॉल। तो बच्चों मैं तुम लोगों को इसका एक शॉर्टकट और अच्छा नाम बता देता हूँ। इसका नाम जो है फिनॉल है। क्या नाम है बच्चों? इसका नाम फिनॉल। याद कीजिए, C6H6 को क्या कहा जाता है? बेंजीन कहा जाता है। और C6H5 को क्या कहा जाता है? फिनाइल कहा जाता है।
तो फिनाइल में H को रिमूव करके OH ग्रुप आ गया, C6H5OH, तो इसको हम लोग फिनॉल कहेंगे। क्या कहेंगे? फिनॉल कहेंगे। अब तुम्हारे दिमाग में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी बहुत सारी परिकल्पना आ रही होगी कि सर अगर बेंजीन है, बेंजीन का यूपीएससी नॉमेनक्लेचर तो सर मैं समझ गया, कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा बेंजेनल होगा, तो इसके कॉमन नेम को याद रखना है या नहीं रखना? जनरली अभी फिलहाल तुम लोगों को एक चीज याद रखना। क्या क्या याद रखोगे? इसको क्या बोलोगे? बेंजेनल। क्या बोलोगे? बेंजेनल। क्यों? बेंजीन के ऊपर में अल्डिहाइड ग्रुप है ना बच्चों, बेंजीनल हुआ या नहीं हुआ? सोडियम बेंजानोएट नाम सुने हो? सोडियम बेंजानोएट, इथानोएट, ROR। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले ही किसी बच्चों को पढ़ाया था कि अगर मान लो तुम लोग जनरली ईथर के बारे में सुने होंगे, ROR बराबर, अगर मान लो यहां पर R के बदले एक साइड हमने CH3 डाल दिया और दूसरे साइड R के बदले में हम लोग क्या डाल दिए? बेंजीन डाल दिए और पूछा इसका नाम क्या है, तो बहुत बच्चे घबरा गए थे, सर ये क्या हो जाएगा, ये तो बहुत ही खतरनाक कंपाउंड है। बच्चों डरना नहीं है, मिथॉक्सीबेंजीन। याद कीजिए, ROR को हम लोग क्या लिखते थे? अल्कोक्सी अल्केन लिखते थे या नहीं लिखते थे? अल्कोक्सी अल्केन। R का मतलब यहाँ पे अल्काइल ग्रुप हो गया। अल्काइल ग्रुप में एक अगर तुम्हारा ईथर वाला ऑक्सीजन वाला ग्रुप है, तो इसीलिए इसमें जो सफिक्स और प्रीफिक्स याद करो, अल्कोक्सी अल्केन, मिथॉक्सीबेंजीन। हुआ या नहीं हुआ? इसी में तुम लोगों को अगर दूसरा स्ट्रक्चर ऐसे दे देता मैं, CH3OC2H5, तो इसका नाम दे दोगे मिथॉक्सी इथेन। अगर मान लो तुम CH3O CH3 दोनों साइड से CH3O CH3 मिथॉक्सी मीथेन। याद रखना, जहां पे कम नंबर वाला जो अल्काइल ग्रुप होगा वो अल्कोक्सी होगा और ज्यादा नंबर वाला जो अल्काइल ग्रुप होगा वो अल्केन होगा। ये ईथर की प्रॉपर्टीज है। अभी फिलहाल हम लोग बेंजीन पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर बेंजीन में भी अगर तुमने पूछा होता मुझे यहाँ पर कि सर इसको मिथॉक्सी बेंजीन बेंजॉक्सी मीथेन क्यों नहीं बोलते, तो यही चीज को साबित करने के लिए मैंने तुम लोगों को ये एग्जांपल दिया कि अल्कोक्सी अल्केन में जो कम अल्काइल वाला ग्रुप होता है उसके साथ अल्कोक्सी लगेगा और जो ज्यादा कार्बन वाले ग्रुप है उसके साथ अल्केन लगेगा। अल्कीन भी लग सकता है, अल्काइल भी लग सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो मैंने क्या कहा तुम लोगों को? अल्कीन, अल्काइन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर हम लोग, हाँ, नैप्थालीन, एंथ्रासीन, बेंजीन, इस तीनों स्ट्रक्चर को तुम लोग नोटबुक पे ड्रॉ कर लो। ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, बेंजीन के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लो। इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, बेंजीन के स्ट्रक्चर्स को नोटबुक में ड्रॉ कर लो। तो जब भी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लिखते हो तो कुछ ना कुछ एग्जांपल्स होंगे, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी दिया होगा, शायद दिया होगा क्या, फिर अगर लिखना पड़े तो क्या लिखोगे, नहीं लिखोगे, नहीं दिया है शायद तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, नहीं, नो नीड टू वरी अबाउट इट। अगर नहीं दिया नो प्रॉब्लम, क्या होगा। अब सबसे पहले आ जाओ तुम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नाम सुने हो? रेजोनेंस, रेजोनेंस इंस्टीट्यूट नहीं बच्चों, रेजोनेंस किसको कहते हैं पता है तुमको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस? याद करो, तुम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में क्या पढ़ा था? लिविस डॉट स्ट्रक्चर। लिविस डॉट स्ट्रक्चर में तुम लोगों ने वहीं पर रेजोनेंस नाम का वर्ड सुना था, याद है? कि जो एक से ज्यादा किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के पीछे मेन रीजन क्या होता है? या तो तुम्हारा वीक बॉन्ड, नहीं तो तुम्हारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे यहां पर हम लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर में, और बेंजीन के स्ट्रक्चर में ये 3 बॉन्ड हैं। तो तुम्हारे पास एक दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर आपने जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बनाया था कैसे बनाया?
तुम लोगों को पता है कि ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई, ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा, वो सिग्मा, ये सिग्मा। टोटल कितने सिग्मा? 6 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 3 पाई बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन कार्बन, बच्चों कार्बन कार्बन के। ओके, तो ये जो 3 पाई बॉन्ड्स है, पाई बॉन्ड्स का मतलब समझ लेना अनस्टेबल और शांत। जैसे हम लोगों का दिमाग होता है ना, तुरंत देख के लेते पढ़ते रहते हो, तुरंत फटाफट ऐसा दिमाग होता है, वो शायद किसी का मैसेज आया होगा, चेक कर लेता हूँ, व्हाट्सएप चेक, एक बार फेसबुक खोल तो पढ़ना तो है। तो ये मन जो है बड़ा अशांत रहता है, इसके पीछे रीजन ये है, इट इज delocalized, it's unstable, and the persons who are having stability in their mind, a person which is doing one work with one time, his mind is not deviating anymore, means that is a stable structure। होता है ना स्टेबल स्ट्रक्चर भी। तो ये तुम्हारा जो पाई बॉन्ड है वो अनस्टेबल है। ये पाई बोलेगा भाई साहब मुझे यहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं, तो बोला कंफर्टेबल क्यों नहीं तेरे को फील हो रहा है भाई? तो ये यहाँ पे जाएगा, जैसे ये यहाँ पे जाएगा तो ये इसके पास ज्यादा बॉन्ड हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन फिर तुम्हारा, जैसे देखो अब मैं तुमको ये जो स्ट्रक्चर बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना। ये पाई बॉन्ड तुम्हारा जैसे यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, देखो ये पाई बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड तुम्हारा यहाँ पे ट्रांसफर, ठीक है। अब ये जो डबल बॉन्ड था, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में भाई 5 बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन था, वो कहाँ चला जाएगा? तो सबसे पहले तो इस कार्बन के ऊपर में तुम्हारी कमी हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, और ये जो डबल बॉन्ड था वो इधर आ गया तुम्हारा, और ये बॉन्ड बच गया। बात समझ में आया तुमको? क्या हुआ? ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे चला जाएगा तो दूसरा पाई वाला इलेक्ट्रॉन भी तो यहाँ पे है ना, और पाई पाई एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसीलिए ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ये जो इधर पाई, ये पाई वाला जो इलेक्ट्रॉन था, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड तुम्हारा इधर शिफ्ट कर जाएगा, और फिर यहाँ पर एक तो इलेक्ट्रॉन की कमी, और यहाँ पर तो ये लोन पेयर जो है फिर वापस यहाँ पे आएगा, और ये बॉन्ड तुम्हारा यहाँ पे चला। क्यों? क्योंकि आप देखो तुम्हारा ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है तुम्हारा, इस चीज को ध्यान से देखना तुम। यहाँ पर जो पाई बॉन्ड आ गया था, अब ये लोन पेयर वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे आ गया, और ये जो इधर वाला बॉन्ड था ये तुम्हारा इधर लोन पेयर और इधर इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये शिफ्ट हो जाएगा डायरेक्टली तुम्हारा यहाँ पर। तो वापस जो ये स्ट्रक्चर जो तुमको दिख रहा है बच्चों, ये स्ट्रक्चर तुम्हारा देख लो वापस ट्रिपल बॉन्ड वाला हो गया। होता है कि ये बॉन्ड बेंजीन के अंदर में, लेकिन कैसे होता है वो बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफाइल याद करो तुम लोगों को, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपाउंड्स, बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड प्रिंसिपल ऑफ टेक्निक्स, उसमें हमने पढ़ा था प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट याद करो एनिलीन के स्ट्रक्चर से और नाइट्रो के स्ट्रक्चर से, माइनस आर इफेक्ट मैंने बताया था। तो वहां पे तुम लोगों को जनरली ये समझना था कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट सेंट्रल एटम की तरफ से लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब प्लस चार्ज होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, वो सारा चीज वहां पर तुम्हारे पास लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स थे। लेकिन अगर मैं तुमको पूछूं कि जनरली अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे बेंजीन का, तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे? कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे बेंजीन? तो सबसे पहले तुम लोग देख लो, ये जनरली एक तुम्हारा बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है, 1 2 3, और दूसरा जो स्ट्रक्चर होगा जहां पर पाई बॉन्ड नहीं है वहां पे पाई बॉन्ड चला जाएगा, और जहां पे सिग्मा बॉन्ड है वहां पे पाई बॉन्ड, जहां पे पाई बॉन्ड है वहां पे सिग्मा बॉन्ड। तो ये इसका जनरली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, राइट, जनरली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन अब तुम बोलोगे कि सर ये इलेक्ट्रॉन्स मान लिया कि यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे चला गया, तो ये स्ट्रक्चर, तो क्या सर वापस ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं? डेफिनेटली बनाएगा बच्चों। ये स्ट्रक्चर जो है वापस पहला जो स्ट्रक्चर था तुम्हारा वैसा होगी, मतलब वापस ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो इसीलिए जो मैंने तुम लोगों को स्टेबल स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किया था, जिसमें मैंने तुम लोगों को बताया था यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते, पहले यहाँ पे था डबल बॉन्ड, दूसरा यहाँ पे था, तीसरा यहाँ पे, और जैसे तुमने उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किया तो ये डबल बॉन्ड तुम्हारा यहाँ आ गया, ये वाला तुम्हारा यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे। तो इस बीच में जो ये डॉट डॉट देख रहे हो ये कुछ और नहीं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व कर रहे हैं आपस में, एक जगह से दूसरी जगह पे
फर्स्ट कार्बन से सेकंड, सेकंड कार्बन से थर्ड। इसीलिए जब भी हम लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके नीचे अंदर में हम लोग को डॉट 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 वाला सर्कल बनाना है। क्यों डॉट डॉट वाला स्ट्रक्चर बनाना है? क्योंकि पाई बॉन्ड जो है यहाँ पर रोटेट करते रहते हैं। समझ में आया आप लोगों को बेंजीन का स्ट्रक्चर? यस और नो? अगर तुम लोगों को फिर भी समझ में नहीं आया तो तुम लोग कार्बन कार्बन करके बना लो। पहले 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है? और हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन डाल दो। 1 2 3 4 5 6। अब देखो क्या सब कार्बन का 4-4 बॉन्ड हुआ या नहीं हुआ, पहले वो देख लो। यस और नो फटाफट। अब तुम लोगों को पता है कि ये जो कार्बन के जो स्ट्रक्चर्स होंगे किस तरह से होंगे पता है? यहाँ पर तुम लोगों को डंबल बनाना है। एक डंबल बराबर, ये डंबल तुम्हारा कनेक्ट होगा दूसरे डंबल से यहाँ पे, दूसरा डंबल, ये डंबल तुम्हारा कनेक्ट होगा यहाँ पर तीसरे डंबल से, ये डंबल तुम्हारा कनेक्ट होगा यहाँ पर चौथे डंबल से, ये जो स्ट्रक्चर है अगर इसको तुम 3D स्ट्रक्चर बनाओगे तो एक प्लेन में ये 6 के 6 कार्बन एटम्स हैं जो तुमको sp2 हाइब्रिडाइजेशन देते हैं। क्या दे रहे हैं? sp2। हर एक कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन देगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जब इस प्लेन को हो सकता है ये स्ट्रक्चर तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में हो या ना हो, एक बार देख लेना। अगर होगा तो इसमें तुम लोगों को पता करना, यही चीज पता करना है तुम लोगों को, ये जो डबल बॉन्ड होते हैं कैसे डबल बॉन्ड होते हैं और किस तरह देखने में लगते हैं। बराबर? तो याद रखना ये वाले स्ट्रक्चर्स को तुम लोग, ये हमारा बेंजीन का रियल 3D स्ट्रक्चर्स होगा। ऐसा होगा तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें एनिमेटेड फॉर्म में दिखाया रहेगा तुम लोगों को कि किस तरीके से कार्बन, बेंजीन में जो कार्बन कार्बन के रिंग एटम्स हैं वो, और दूसरा नेप्थालीन, एंथ्रासीन, इस सब के स्ट्रक्चर, क्विनिलॉन नाम सुने हो? ये सारे स्ट्रक्चर्स को एक बार तुम बेंजीन में जितने ज़्यादा बेंजीन बनाते जाओगे, बढ़ते जाओगे, उसको कंप्लीट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली होते जाएगा। और इस कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। याद रखना क्या कहा जाता है? एरोमेटिक कंपाउंड्स। जनरली कोई पूछेगा सर इसका एक रूल होता है जो हकल्स रूल के नाम से जाना जाता है। हकल्स रूल नाम सुने हो? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4n+2 पूछा जाएगा कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? हकल्स रूल में तुमको ये बताया था कि बॉन्डिंग की पोलैरिटी कैसे होगी, कार्बन कार्बन के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, अगर कार्बन का स्ट्रक्चर बढ़ते जाएगा तो इसकी एरोमेटिसिटी जो है कितनी होगी। एरोमेटिसिटी मतलब एग्जिस्टेंस, हाउ दिस बेंजीन कंपाउंड्स एग्जिस्ट। तो ये जो एग्जिस्टेंस होंगे उसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसी का ये हकल्स रूल का फॉर्मूला है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रिपरेशंस ऑफ बेंजीन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इसमें हम लोगों को जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स के एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें हम लोग सब कुछ पूरा ऑर्गेनिक का जो बेस कंसेप्ट है वो इस टॉपिक में, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग सीखेंगे। इसमें सिर्फ मैंने इतना बताया तुम लोगों को कि बेंजीन क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनका स्टेबिलिटी कैसे होती है, उनके इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस कैसे करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होता है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर्स क्या होते हैं, उसके बारे में इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? प्रिपरेशंस ऑफ बेंजीन, और उसके बाद वाला जो टॉपिक होगा दैट विल बी मस्ट मोर इम्पोर्टेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो बेंजीन वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसको क्या बोलते हैं एरोमेटिक बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड्स का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होप अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा then don't forget to like and subscribe the channel, share this video with your friends so they can be also benefited. Thank you very much, have a great day.